स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग सेल चैप्टर के जो ये लास्ट लेक्चर है उसमें हम आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस तो जानते हैं कि इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, राइट। ये सेल के सभी एक्टिविटी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस का पाया जाना यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स है, यानी कि जो भी यूकैरियोट्स होंगे उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर हम देखें तो जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन द्वारा ऐसे घिरा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं पर इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से कंटिन्यू होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स लगे हो सकते हैं जो कि एटीएस टाइप के होंगे। इस प्रकार से आप जानते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है और साथ ही साथ आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम का जो अटैचमेंट होता है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस हो, तो अटैचमेंट हमेशा एटीएस का होगा विद द लार्जर सब यूनिट, राइट। एटीएस राइबोसोम और ये लार्जर सब यूनिट, इसी का अटैचमेंट होता है विद द मेम्ब्रेन। तो ये राइबोसोम हो गया, दिस इज राइबोसोम। इस पर ये आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का होता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर पोर जो है ये 8 प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर पोर, और ये जो प्रोटीन है ये इसके पोर के साइज को कंट्रोल करते हैं। पोर का जो साइज होता है वो लगभग 100 नैनोमीटर का हो सकता है, राइट। तो ये पोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज पोर कॉम्प्लेक्स हैविंग 8 एनुलर प्रोटीन्स एंड पोर, राइट। ये पोर है और इसके चारों तरफ 8 एनुलर प्रोटीन है, ये मिलके पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका जो साइज होता है वो लगभग 100 नैनोमीटर का इसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। ये पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रेगुलेट्स
द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर वाला है इसके पास ऐसे लगभग 50 नैनोमीटर का एक थिकनेस का ऐसे फाइब्रिलर जोन होता है जिसमें प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। माना जाता है कि सेल के डिवीजन में भी इनकी भूमिका होती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। दिस इज न्यूक्लियर लैमिना। और ये न्यूक्लियर लैमिना होगा कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा आपको इसमें एक ऐसे हेट्रोक्रोमैटिक स्ट्रक्चर मिल सकता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है इसको राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। आपको इसके अंदर ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर मिलेंगे। दिस इज क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। क्रोमोसोम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है क्रोमैटिन का, जो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयर होने के बाद दिखता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और आपको सबसे बेहतरीन जो क्रोमोसोम दिखेगा वो दिखेगा ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे ये जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन किससे मिलकर बना होता है और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन इसको कहते हैं अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम। अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम made up of DNA plus histone proteins। जैसे मैं आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आप देखिए ये एक क्रोमोसोम है जो कि आपको मेटाफेज स्टेज में दिखेगा। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये सेंट्रोमियर है। ये इस तरह से दो क्रोमैटिड्स को जो कि क्रोमैटिन के द्वारा बने होंगे उनको एक साथ जोड़ता है। राइट, इनके चारों तरफ एक बहुत ही पतला प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ मेम्ब्रेन है जिसको कि हम कहते हैं पेलिसल। दिस इज कॉल्ड द पेलिसल या पेलिकल। दिस इज द पेलिकल। राइट, और इसके दोनों तरफ ऐसे डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर लगे होंगे जिससे स्पिंडल फाइबर जाकर जुड़ेगा सेल डिवीजन दौरान। इसको कहते हैं हम लोग काइनेटोकोर प्रोटीन। दिस इज द काइनेटोकोर प्रोटीन और ये सेंट्रोमियर है। दिस इज सेंट्रोमियर। अब आपको यहाँ जो दिख रहा है स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटिड। क्रोमैटिड और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन एक बीडेड स्ट्रक्चर है यानी मोतियों की माला के समान ऐसे दिखाई देता है। दिस इज क्रोमैटिन। अब अगर हम इस डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ जाएं इस क्रोमैटिन का तो आप देखिए सिर्फ जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन को अगर हम आपको दिखाएं यहाँ से डिटेल में तो आपको क्या दिखेगा। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है ऐसे इनको हमने ऐसे बना लिया। इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कोर ऑक्टामर। दिस इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन कोर ऑक्टामर। इसको कहेंगे हिस्टोन कोर ऑक्टामर जो कि हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं चार तरह के हिस्टोन प्रोटीन के, H2A, H2B, H3 और H4।
राइट, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो बीड्स की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम यानी कि हम यहाँ पर जो बनाने जा रहे हैं वो न्यूक्लियोसोम के बारे में बनाने जा रहे हैं। ये स्टोन कोर ऑक्टामर है जिसमें 4 हिस्टोन है, लेकिन चारों के 2-2 होने को ऐसे टोटल 8 है। तो इसी हिस्टोन कोर ऑक्टामर पर चारों तरफ से ऐसे डीएनए लिपटा होता है, आप देख पा रहे हैं, और बीच में एक लिंकर हिस्टोन होता है जिसको हम H1 कहते हैं। ये H1 न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, इसके चारों तरफ डीएनए ऐसा लिपटा हुआ होकर अगले कोर ऑक्टामर की तरफ जाता है और उसके चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है। तो आप देख रहे हैं जो H1 है इसको कहा जाता है लिंकर हिस्टोन H1, जबकि ये जो डीएनए लिपटे हुए हैं ये लगभग 200 बेस पेयर के होते हैं और इनकी जो फोल्डिंग होती है 1/3/4 फोल्ड्स, यानी एक कंप्लीट फोल्ड। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियोसोम में ये कोर ऑक्टामर, तो एक कंप्लीट फोल्ड और दूसरे का 75%, तो 3/4 यानी एक पूरा और एक 75%, 1/3/4 जो है इसमें डीएनए की फोल्डिंग होती है। डीएनए 200 बेस पेयर का होता है। तो इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इस प्रकार से हमने देखा कि यही न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होते चले जाते हैं और वो इस तरह क्रोमैटिन बनाते हैं। ये क्रोमैटिन फर्दर सोलेनॉइड की तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस तरह के दो जो क्रोमैटिड होते हैं, ये दो क्रोमैटिड क्या करेंगे, मिलकर आपस में क्रोमोसोम बनाएंगे। तो आपके सामने जो क्रोमोसोम है ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम में क्या है, तो क्रोमोसोम 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसमें डीएनए होगा, कुछ मात्रा में इसमें आरएनए होगा, कुछ हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ और फर्दर पैकेजिंग के लिए जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट। जबकि जब क्रोमैटिन की बात करते हैं तो क्रोमैटिन में आपको सिर्फ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, जबकि क्रोमोसोम में आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को कई तरीके से बांटा गया है, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो क्रोमोसोम आप लोगों को पढ़ना है वो क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर का पोजीशन है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। इसमें से ए हम देखेंगे जिसमें ये सेंट्रोमियर है और यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ये दोनों आर्म इक्वल हैं, तब इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर is in mid position so that both arms, that is P and Q, are equal। ये क्या होते हैं, इक्वल इन साइज, इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। बी होगा जिसमें इसको कई बार हम लोग वी शेप्ड भी कहते हैं, दिस इज वी शेप्ड। जो बी वाला होगा उसमें से एक आर्म बड़ा होता है और एक छोटा, इसको कहते हैं हम लोग सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें
ये एल शेप होता है, दिस इज एल शेप। इसमें वन आर्म जो जनरली पी है, स्मॉलर एंड अदर इज लॉन्गर। ठीक है, तो ये हुआ सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सी हुआ टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एट टर्मिनल पोजीशन, यानी एक एंड पर होगा टर्मिनल पोजीशन, और इसको कई बार हम लोग आई शेप्ड भी कहते हैं, दिस इज आई शेप्ड। अंतिम जो है वो है एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है उसका पोजीशन ऐसा होता है कि थोड़ा सा पार्ट क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर के पास और एक बड़ा पोर्शन दूसरी तरफ होता है। इसको जनरली हम लोग जे शेप कहते हैं। तो सेंट्रोमियर एट सब टर्मिनल पोजीशन, सेंट्रोमियर एट सब टर्मिनल पोजीशन। तो ये टाइप्स ऑफ सेंट्रोमियर थे। अब बच्चों के कुछ प्रश्न मेरे पास नीड से रिलेटेड और भी आते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा दो और क्रोमोसोम के बारे में। एक जिसको कहते हैं हम लोग पॉलीटी या जॉइंट क्रोमोसोम, और दूसरा है पॉलीटी या जॉइंट क्रोमोसोम, और दूसरा जो है वो बॉटल ब्रश क्रोमोसोम है या लैम्ब्रस क्रोमोसोम है। तो एक हम देख सकते हैं इसमें पॉलीटी या जॉइंट क्रोमोसोम। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम, डिस्कवर्ड इन salivary gland of ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसमें इसको देखा गया था। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको ऐसे डार्क और लाइट बैंड दिखेंगे, इनको लूप्स भी कहते हैं। लूप या बैंड डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी, thus called बाल्बियानी रिंग। इनको बाल्बियानी रिंग भी कहते हैं। ठीक है, these are active region of RNA and then प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जबकि दूसरा जो हम आपको बताएंगे वो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है, इसका नाम लैम्ब्रस इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस तरीके के होते हैं जैसे लैम्प को साफ करने के लिए जो पहले ब्रश होते थे उस तरीके का। इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो पैरेलल है उसको स्टेम कहते हैं और एक जो होता है वो लूप। जो स्टेम वाला हिस्सा है इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन है, जबकि जो लूप वाला पोर्शन है
जो आपको ऐसे दिख रहा है, इसमें डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, राइट। तो लूप में आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन दिखेगा, जबकि स्टेम जो पोर्शन है उसमें क्या होगा, डीएनए प्लस प्रोटीन। इसको डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड इन एग या oocyte ऑफ amphibians and birds, डिस्कवर्ड इन एग और oocyte ऑफ एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। तो ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो लैम्ब्रस के आकार का होता है, जैसे पहले शीशे को साफ करने के लिए ऐसे लैम्प के शीशे साफ करने के ब्रश होता था, वैसे ही। तो ये दो और क्रोमोसोम पीएमटी एग्जाम से पहले पूछे गए। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सेल और साइटोलॉजी। मुझे आशा है कि आप लोगों को अब तक के सभी वीडियो जो 8 पार्ट में बने इस चैप्टर को समझ में आए होंगे। अपने कोई सुझाव है तो उसको आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और सारे प्रश्नों के साथ मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके जो प्रश्न होंगे उसका सलूशन मैं उसमें दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।